हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और आज हम समझेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आपका एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आप साधारण भाषा में साधारण बोलचाल की भाषा में अबॉर्शन शब्द से जाना जाता है इसको। तो अबॉर्शन शब्द के बारे में सभी ने समझा होगा कि अबॉर्शन से जनरली लोगों को ये समझ में आता है कि अबॉर्शन का मतलब है कि कोई अनवांटेड गर्भ, अगर अनचाहा गर्भ हो तो उसको गिराने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो अबॉर्शन कहलाती है। या उसको अगर किसी डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह से सही तरीके से करवाया जाए तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी कहलाती है। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, यानी कि फुल टर्म कितना है, प्रेगनेंसी का फुल टर्म है 9 मंथ्स। तो उसके पहले ही अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, उसके कारण अबॉर्शन करवाना पड़े तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी से पहले अगर इंटेंशनल या वॉलंटरी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन को खत्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका क्या रोल है, हैज अ रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिकम्स इसेंशियल व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी मे प्रूव टू बी फेटल टू द मदर, फीटस और टू बोथ। जनसंख्या घटाने में भी इसका कुछ योगदान है, लेकिन पूरे विश्व में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज कराए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड की प्रेगनेंसी का 1/5 है, 1/5वां भाग है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जनसंख्या को घटाने में एमटीपी का एक सिग्निफिकेंट रोल है। एमटीपी से जनसंख्या घटती है ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो जनसंख्या घटाना नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इमोशनल, एथिकल, धार्मिक रूप से और सोशल इश्यूज के कारण बहुत से देशों में अभी ये बहस हो रही है, बहस चल रही है कि एमटीपी को एक्सेप्ट किया जाए, लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कानूनी मान्यता दे दी जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या नहीं किया जाए, इस पर अभी भी कानूनी बहस या बहुत सारे देशों में बहस चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके मिसयूज को रोकने के लिए, अब इसका मिसयूज क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिसयूज को रोकने के लिए इसको नोट करेंगे बच्चों, 1971 में एमटीपी को कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज कर दिया। कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज करने का मतलब है किस सन में किया, 1971 में। कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज करने का मतलब यह है कि उसके साथ कुछ शर्तें लगाई गई, एमटीपी के साथ कुछ शर्तें लगाई गई। इन इंडिया एमटीपी इज लीगल बट विद सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशंस सो एज टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। स्क्रीन पे आपने देखा, उसको समझते हैं। एमटीपी का मतलब था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना बिना किसी शर्त के अगर हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिससे क्या हुआ, इसका संख्या इसकी बढ़ गई। जब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जांच हुई। ऑब्वियस है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो जांच होती है। तो जब एमटीपीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो जांच हुई तो ये पता चला कि जो एमटीपीज हुए थे उनकी संख्या में बहुत सारी संख्या ऐसी थी जिसमें जो गर्भ में पल रहा बच्चा था वो क्या था, वो बच्चा फीमेल बच्चा था, मतलब कि गर्भ में क्या थी, लड़की थी और एमटीपी कराई गई। ठीक है, तो जब ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई समझ में आया तो जांच करने पर ये पता चला कि उसके लिए क्या हो रहा था,
बहुत बड़ा भयानक खेल स्टार्ट हो चुका था कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अपना डॉक्टर्स ये पता लगा लेते थे और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी वसूले जाते थे। पता लगा लिया जाता था कि पेट में बच्चा जो है वो लड़की है तो कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और उसको एमटीपीज के ही माध्यम से परफॉर्म किया जाने लगा था। प्रॉब्लम और कारण कुछ और बता दिया जाता था। तो इसलिए इंडिया में इस मिसयूज को रोकने के लिए 1971 में एमटीपी को लागू तो किया गया, लेकिन बहुत कड़ी शर्तों के साथ उसको लीगल कर दिया गया। कानूनी मान्यता तो दी गई, लेकिन काफी कड़ी शर्तों के साथ ये मान्यता मिली। तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, इससे थोड़ा सा फीमेल फीटिसाइड में और भेदभाव को रोकने के लिए जो बनाए गए वो इंडिया में बहुत अधिक हो रहा था। एमटीपी कुछ स्पेसिफिक मामलों में ही होती है जो लीगल है। क्या लीगल है कि उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी से अगर माँ को या बच्चे को या दोनों को ही नुकसान हो रहा हो तो ही एमटीपी लीगल है। ठीक है, अगर एमटीपी है के लिए मान लीजिए कोई कपल हैं जो एमटीपी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर तभी अलाउ करेगा जब उसको या तो माँ के शरीर को खतरा हो, माँ की जान को खतरा हो, या पल रहे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, है ना, या दोनों को प्रॉब्लम हो, तो एमटीपी डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं। ठीक है, अब एमटीपी कब हो सकती है? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहले से तीसरे महीने के बीच में ही 12 वीक्स तक का ही अवधि में अगर कराया जा रहा है एमटीपी तो वो सुरक्षित माना जाता है। अपना सेफ रहता है, जिससे माँ की जान को कोई खतरा, प्रेगनेंसी का तो टर्मिनेशन होना ही है लेकिन माँ की जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन उससे बहुत ज्यादा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, यानी 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा महीना लगने के बाद अगर कराया जाता है अबॉर्शन, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। MTP is used with amniocentesis and when the fetus is female it is aborted। इसी एमनियोसेंटेसिस पे स्पेशली रोक लगाई गई है जिससे फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सके, है ना, क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस माँ की जान के लिए खतरा हो सकती हैं, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसेस है बच्चों, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो नहीं पाता है। इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। अगर मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही ये काम होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा माँ की जान के लिए भी कैसा होता है, खतरनाक होता है। तो इसके लिए एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ 2017 में। इसमें भारत सरकार का इरादा क्या था कि इलीगल अबॉर्शन और इसके जो परिणाम स्वरूप होने वाली जो मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जैसी घटनाओं को कम करना। इसका एक एमटीपी के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया सन 2017 में। ठीक है, उससे इलीगल अबॉर्शन को कम करना उसका क्या था, मकसद था। तो इस एक्ट के अनुसार, कौन से एक्ट के हिसाब से, जो एमटीपी का अमेंडमेंट एक्ट आया उसके हिसाब से, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी में करते हैं, उसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का एमटीपी करने के लिए 12 वीक्स से ऊपर है और 24 वीक्स से कम है, अगर भ्रूण जो है, गर्भ जो है वो 12 हफ्ते से ज्यादा का है और 24 हफ्ते से कम का है, तो एमटीपी कराने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय जरूरी है। यानी लिखित में 2 डॉक्टर्स, जब 2 गायनोकोलॉजिस्ट बताएंगे कि एमटीपी जरूरी है, तभी हो सकती है, अदरवाइज इलीगल मान लिया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड्स क्या क्या दिए जाते हैं एमटीपी के लिए? एक ग्राउंड तो ये दिया जाता है कि प्रेगनेंसी से माँ के जीवन को खतरा है या फिजिकल और मेंटल हेल्थ को उसके नुकसान हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसकी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी का पता चल जाए, क्योंकि ये सारे टेस्ट से संभव है पता कर पाना। मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपंग है, अपाहिज है,
गर्भ में, या मतलब कोई स्पेसिफिक अंग उसका ग्रो नहीं कर रहा, जिसके हैंडीकैप्ड होने का खतरा हो, तो माँ से परमिशन लेके 2 डॉक्टरों की सलाह से भी एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर एक तो लीगैलिटी इसकी जांचने के लिए, अगर 3 महीने से कम का गर्भ है तो एक डॉक्टर की लिखित परमिशन चाहिए, और अगर 12 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच का प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, यानी 2 गायनेकोलॉजिस्ट की लिखित परमिशन चाहिए, उसके बाद ही एमटीपी संभव है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस बारे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इस बारे में सबसे अधिक परेशान करने वाली बात जो आई है देखने में, वो ये देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी इलीगली अनक्वेक्स से कराए जाते हैं, या आप साधारण भाषा में जो बोलचाल की भाषा में शब्द इस्तेमाल होता है वो शब्द है कि अधिकतर एमटीपी नीम हकीमों के द्वारा करवाए जाते हैं। जो डेटा है, जो जांच हुई उसमें ये पता चला कि अधिकतर एमटीपी जो हैं वो नीम हकीमों द्वारा करवा दिए जाते हैं, तो जो क्या होते हैं वो ना केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या ये है कि जो फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए एमनियोसेंटेसिस, जो मैंने आपको बताया था कि जो गर्भ होता है उसके बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एमनियन फ्लूइड भरा होता है, तो इंजेक्शन की सहायता से वो एमनियन फ्लूइड को निकाल करके और फिर उसकी जांच कर ली जाती है, पता चल जाता है कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की है। तो एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट था इसका मिस यूज होने लगा, जिससे फीमेल सेक्स वाले फीटस की एमटीपी द्वारा क्या होने लगी, फिटिसाइड होने लगा, जिसको फीमेल फिटिसाइड वाला प्रॉब्लम कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये पूर्ण रूप से, पूर्णतया कैसा है, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो एक तो ये प्रॉब्लम एमटीपी के साथ आई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि इस तरीके की जो एमटीपी वाली प्रैक्टिसेस होती हैं, अबॉर्शन वाली, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक होती हैं, यंग मदर के लिए भी और भ्रूण के लिए, दोनों के लिए ही ये डेंजरस होती हैं, खतरनाक होती हैं। डॉक्टर को सलाह दी जाए तो अनप्रोटेक्टेड कोइटस से बचाव के लिए अगर जानकारी दी जाती है तो उसके साथ साथ इलीगल अबॉर्शन में जान के खतरे की भी जानकारी देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी को असुरक्षित यौन संबंध के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि असुरक्षित यौन संबंधों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर असुरक्षित यौन संबंध के बाद होने वाली प्रेगनेंसी अगर हुई तो उसमें आपको इलीगल अबॉर्शन से क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए इलीगल तरीके से कराया जाता है तो वो तो फोकस में आता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर आपका एमटीपी कराना पड़ेगा। और जो दूसरे तरीके से इलीगल तरीके से कराया जा रहा है तो उसमें क्या है, वो प्रोफेशनल्स नहीं होंगे करने वाले, तो उससे जान के खतरे की भी संभावना है, यानी इट इज डेंजरस फॉर मदर एंड फॉर फीटस ऑल्सो। तो एमटीपी क्यों, वाई एमटीपी क्यों, इसका आंसर आप समझ सकते हैं। एमटीपी से क्या क्या प्रॉब्लम से बचने के लिए एमटीपी कराई जाती है। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना, इसका एक रीजन है वाई एमटीपी, एक रीजन है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना। दूसरा है इसका कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर्स के कारण से अगर प्रेगनेंसी हो गई हो तो उससे छुटकारा पाना। लिख सकते हैं वाई एमटीपी, वाई एमटीपी। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना, अनवांटेड प्रेगनेंसी से
छुटकारा। दूसरा क्या कारण हो सकता है? मान लीजिए वाइल कॉइटस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो यूज किए गए वो फेल हो गए, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के फेल्योर के कारण क्या हुई? प्रेगनेंसी हुई, जो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी कहलाई। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर के कारण से जो प्रेगनेंसी हुई उससे छुटकारा पाने के लिए भी एमटीपी। तो सेकेंड स्टेप है कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर के कारण होने वाली प्रेगनेंसी। मतलब अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया गया था कॉइटस से पहले तो इसका मतलब यह है कि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण होने वाली प्रेगनेंसी से बचने के लिए एमटीपी। तीसरा जो समस्या है उसके बारे में खुलकर अब डिस्कशन होने लगे हैं कि कुछ ऐसे लोग जो मेंटली, आप ये कह सकते हैं, मैं उनको मानसिक तौर पे खराब लोग होंगे, उनको बोलूंगी कि अगर कहीं रेप हो तो रेप से हो जाने वाली प्रेगनेंसी जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए भी एमटीपी का ही यूज करा जाएगा, रेप से अगर प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं और अब फांसी तक की सजा है इसके लिए भारत देश में। और नॉर्मल अगर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उससे भी प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए भी साधन क्या है? एमटीपी ही है। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये 4 कारण हैं जिसके लिए एमटीपी यूज की जाती है। वाई एमटीपी? तो यही 4 कारण है जिसमें ज्यादातर एमटीपी आपको लीगल है इंडिया में। इन 4 कारणों में एमटीपी आपकी लीगल है। ये चारों कारण अगर आते हैं तब ये लीगल है। और उसके अलावा अगर फीमेल फीटिसाइड के लिए, और ये एमटीपी अलाउड तब तक ही है या तो वो 12 हफ्ते से कम समय का गर्भ हो, और 12 से, देखिए अगर 12 हफ्ते, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराने की बात हुई, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराने की बात हुई तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए, परमिशन ऑफ 1 डॉक्टर, और डॉक्टर भी ऐसा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वही। और इसको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ होनी चाहिए या गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए हॉस्पिटल की। अगर ये 12 हफ्ते से, अगर 12 वीक्स से 24 वीक्स तक का हो गया प्रेगनेंसी, तो इसके लिए 2 डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। 2 डॉक्टर्स यानी कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके लिए 2 डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए। ठीक, तो ये आशा करती हूं कि एमटीपी वाला कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एमटीपी आपके इंडिया में लीगल कब की गई थी? 1971 में लीगल की गई थी। इसको लीगलाइज, एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया था? जो पॉइंट आपके इस स्लाइड में नहीं है, वो एमटीपी को लीगल किया गया था इंडिया में 1971 में। और उसके बाद एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया। वो कौन से सन में आया? एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आया सन 2017
2017 में। ठीक, बहुत सारे देशों में अभी भी ये लीगल नहीं है, लेकिन इंडिया में इसको लीगल किया गया, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। किसके साथ लीगल किया गया? कड़ी शर्तों के साथ। क्योंकि कोई भी चीज जब अलाउ कर दी जाती है तो इंसान उसका गलत फायदा उठाने लगता है। तो जब एमटीपी अलाउ की गई तो उससे क्या बढ़ गया था? बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड बढ़ गया था, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या बढ़ गई थी। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब ये था कि जो पेरेंट्स होते थे उनकी सहमति से, डॉक्टर की हेल्प से क्या किया जाता था? 12 हफ्ते के बाद, चौथा महीना लगने के बाद ये प्रक्रिया की जाती थी, एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया करके उसके बाद पता लगाया जाता था कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी होती थी तो उसको अबॉर्ट करवाया जाता था और ये कहते थे कि मिसकैरेज हो गया या अबॉर्शन करवाना मजबूरी थी। तो ये डॉक्टर्स की मिली भगत से हो रहा था। उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो अब क्या होता है बच्चों? अब सीधा छापा पड़ता है क्लिनिक में और वो क्लिनिक सील कर दिया जाता है अगर इस तरीके की कोई वहां पे घटना देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी ये चीजें चल रही हैं, पूरे तरीके से बंद नहीं हुई हैं। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेट में पल रहा बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही एक जैसे होते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो इतना ये जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये चीज समझ में आ रही है। कुछ बहुत से पिछड़े इलाके हैं जहां पे अभी भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वहां पे अगर इस तरीके से फीमेल फिटिसाइड होता है तो वो डेंजरस भी होता है माँ के लिए भी और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी। क्योंकि वहां पे क्या करते हैं, ज्यादातर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प नहीं ली जाती है। तो वहां पे डॉक्टर्स की हेल्प नहीं ली जाती, वहां पे नीम हकीमों के द्वारा ये काम करवाया जाता है। तो इससे और ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एमटीपी के बारे में पढ़ लिया और आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो इसमें 2 सर्जिकल मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एक था वेसेक्टोमी और एक था ट्यूबेक्टोमी। तो ये हम समझ लेंगे एक बार। वेसेक्टोमी, अगर वेसेक्टोमी की बात हो रही हो तो हमने जब इस तरीके से बात करी थी, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर था। ठीक है, मान लीजिए ये जो मेल का ये वास्ट डिफरेंस था, तो ये इस तरह से यहां पे ही कट लगा दिया जाए और यहाँ पे अगर इसको बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये वेसेक्टोमी कहलाएगा। और मान लीजिए कि ये ओवरी है, ये फिलोपियन ट्यूब है, अगर यहाँ पे कोई कट लगा दिया जाए, यहाँ पे कट लगा दिया जाए, यहाँ पे अगर कट लगा दिया जाए और इसको बांध दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगी? ट्यूबेक्टोमी कहलाएगी, ट्यूबेक्टोमी। तो इसका आपको डायग्राम बनाना सीखना होगा, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का। इसमें क्या होगा कि इंक्लूड वेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस। तो ये वाली नली कौन सी थी? ये वास्ट डिफरेंस है। और ये वास्ट डिफरेंस में अगर यहाँ पे कट लगा के रोक लगा दी जाए तो क्या होगा? यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं और वो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे नहीं। वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन तो रहेगा लेकिन वो इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। इसको साधारण पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, और इसमें महिला में अगर इस तरीके से कराया जाता है तो ये सर्जिकल टर्म है। इसमें भी क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब में ही कट लगा दिया जाएगा और एक पार्ट हटा दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स। तो ये क्या कहलाएगी? ट्यूबेक्टोमी को आप कह सकते हैं कि महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। लेकिन ये जो तरीका है ये
इसकी रिवर्सल की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि अगर एक अंग काट करके निकाल दिया जाए तो वापस से वो अंग नहीं आ सकता। तो इसलिए ये महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी की का रिवर्सल का कोई चांस नहीं होता है। तो ये तभी कराई जाती है जब बिल्कुल ही प्रेगनेंसी ना चाहिए हो, तभी ये पुरुष या महिला नसबंदी कराई जाती है। ठीक है, तो ये मतलब ये अपनी अपनी चॉइस पे निर्भर करता है कि कौन कराना चाहेगा या कौन नहीं कराना चाहेगा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने एमटीपी के बारे में क्लियर हो गया है, आपका आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में क्लियर हो गया है, एमटीपी के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एमटीपी का लीगल होना जरूरी क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और एमटीपी से नुकसान क्या क्या है वो सब भी आपको पता है। सबसे बड़ा नुकसान जो था वो ये था, कन्या भ्रूण हत्या। जांच होने पर पता चला था कि ये बहुत संख्या बढ़ी थी जिसमें जो एमटीपी कराए गए थे उसमें सबसे ज्यादा अबॉर्शन हुए थे, उसमें गर्भ में पल रहा बच्चा जो था वो बेटी था। तो इसलिए इसको लीगलाइज किया गया, एक अमेंडमेंट एक्ट आया। ये डेट्स आपको याद रखनी जरूरी है। 1971 में पहली बार लीगल किया गया था इंडिया में, और 2017 में एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें बहुत कड़ी शर्तों के साथ इसको क्या किया गया, लीगल किया गया। और शर्तें जो थी वो ये थी कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है एमटीपी तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की लिखित सलाह चाहिए, और अगर परमिशन चाहिए, और अगर 12 से 24 हफ्ते के बीच करवाया जाएगा तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की लिखित परमिशन चाहिए होगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।